Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. As like in the previous lecture we have discussed about the DCS system. The basic concept of the DCS system, that what a DCS system is, it is a distributed control system, how it is used, why it is used, what is its basic difference with the PLC. And now in this particular lecture, we will discuss in detail about the DCS system, that what is its architecture and how it works, right? Exactly in the form of the block diagram. So I'm sharing my screen with you all, and now we will discuss about this DCS system, that is the डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि ये एक टाइटली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है विद द फील्ड प्रोसेस, सो दैट कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके पूरे प्लांट के अंदर. प्लांट मीन्स जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज कर रहे हो उसको हम प्लांट बोल देते हैं एक तरीके से, राइट? तो उस पूरे प्लांट में जैसे कि एयर का है, या जैसे अंबुजा सीमेंट प्लांट है, राइट? या फिर कोई वाटर लेवल कंट्रोल प्लांट है, या कोई भी जो भी प्लांट जिसमें भी इसको हम यूज करवाना चाहते हैं, उसमें इसके कंपोनेंट्स को हम आपस में कम्युनिकेट करवा के पूरी फील्ड के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं, राइट? एंड द डेटा फ्रॉम ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर पुट टुगेदर. वो सारे डेटा को वहां से, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से उनको इकट्ठे किया जाता है टू कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस इंडस्ट्रीज. सारी इंडस्ट्री प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, लाइक द ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, द पावर जनरेशन प्लांट एक्सेट्रा. ठीक है, उन सबके प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्लांट हो सकता है, ऑयल और गैस रिफाइनरी हो सकती है, पावर जनरेशन प्लांट हो सकता है, या कोई भी प्लांट हो सकता है जिसमें हम इसे यूज कर सकते हैं. अब जब हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आर्किटेक्चर, जिसके अंदर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको इस सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है. उस कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस को जो है शेयर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके साथ, जिसकी हेल्प से वो हर एक सेक्शन ऑफ द फील्ड के साथ कनेक्टेड है. चाहे वो हाई लेवल ह्यूमन इंटरफेस की बात हो, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लॉक्स हैं, दे आर द ह्यूमन इंटरफेस. अब ह्यूमन इंटरफेस का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एक ह्यूमन बीइंग एक मशीन के साथ इंटरेक्शन करता है, जब हम कोई सिग्नल जो है वो सेंड करते हैं मशीन को, और मशीन कोई सिग्नल सेंड करती है हमें वापस, राइट? और उन इसके बीच में आपस में कम्युनिकेशन एक तरीके की बनती है कि मशीन और जो ह्यूमन है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस या ह्यूमन इंटरफेस, राइट? तो वो ह्यूमन इंटरफेस बेसिकली किसके साथ कनेक्टेड है? शेयर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के साथ, ताकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सारा डेटा कंप्यूटर इंटरफेस में जा रहा है, कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है किसी भी मशीन के बीच में, वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जाए, उसमें जाके सेव हो. अगर उसमें कोई भी किसी भी तरीके की रेफरेंस से डिफरेंस आता है, जो रेफरेंस होना चाहिए, जो सिग्नल का पॉइंट होना चाहिए, जो उसका टेम्परेचर होना चाहिए, जो उसका ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जो उसका प्रेशर होना चाहिए, जो उसका लेवल होना चाहिए वाटर का या एयर का, किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर, उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, सो दैट कि वहां से देख के उस चीज को कवर अप किया जा सके, राइट? देन इज द हाई लेवल कंप्यूटिंग इंटरफेस. उसके बाद कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन मींस जो भी हम लोगों ने काम कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेस करनी है, अगर कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई डिफरेंशिएशन, कोई इंटीग्रेशन, कोई भी कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ किसी को किसी में ऐड अप करना है, निकालना है, या किसी रजिस्टर को ऐड करना है, या मेमोरी में कोई डेटा को भेजना है, एनी कंप्यूटिंग थिंग, जो भी काम कंप्यूटेशन से रिलेटेड आपके पीसी में या आपकी मशीन के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर होना चाहिए, वो सारा भी इंटरफेस किसके साथ है? शेयर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के साथ. देन आफ्टर द लोकल कंट्रोल यूनिट्स, जो कि लो लेवल ह्यूमन इंटरफेसेस के साथ काम करते हैं. वो हाई लेवल इंटरफेस मींस कि डायरेक्टली आपके जो
मशीन के साथ कम्युनिकेशन है ह्यूमंस की। और लो लेवल ह्यूमन इंटरफेस मींस जो हाई लेवल है उसमें आप कंप्यूटर्स के साथ आपके ह्यूमंस की इंटरफेसिंग है, जिसमें वो चेक कर रहे हैं कोई चीज़ कोई काम करने के लिए। और लो लेवल ह्यूमन इंटरफेस मींस जो मशीन्स के साथ डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, मशीन में कोई डेटा कोई जो सामान है, जैसे कोयला, अगर मान लो हम कोयले की बात कर रहे हैं, कोयले से हम कोई जो जनरेट करने की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं, या वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई प्लांट है, या ऑयल रिफाइनरीज हैं या गैस रिफाइनरीज हैं, तो उन सब का जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, जो जिसके साथ इस चीज ने स्टार्ट होना है, राइट, दैट इज योर लो लेवल ह्यूमन इंटरफेस की। वहां पे उस मशीन में या उस रॉ मटेरियल को डालना, निकालना, उसका लेवल चेक करना एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर या लो लेवल ह्यूमन इंटरफेस जो वहाँ पे होते हैं। तो वो लोकल कंट्रोल यूनिट में उसका सारा डेटा जो है वो सेंड किया जाता है। देन आफ्टर प्रोसेस ट्रांसड्यूसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स हम लोग जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर इस तरह के डिवाइस होते हैं जिसे हम सेंसर्स भी बोल देते हैं, जो कि वन लेवल ऑफ एनर्जी को दूसरे लेवल ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। जैसे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, या एनालॉग जो क्वांटिटीज होती है उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर, जो कि सेंसर्स का काम होता है। तो वो प्रोसेस ट्रांसड्यूसर्स और एक्चुएटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डेटा इनपुट आउटपुट यूनिट्स के साथ। तो अब वो डेटा इनपुट आउटपुट यूनिट्स क्या कर रहे हैं, डेटा को इन ले रहे हैं और उसको आउटपुट में उसको शेयर्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो वहां पे उसको सेंड कर सके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन इंटरफेसेस हैं, they are all connected to data input output unit and as well as the local control unit, so that कि वहां पे उनका सारा काम जो है वो हो सके, right? So this is the general architecture of the DCS system, the distributed control system, जो कि रिफाइनरीज में, प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज के अंदर जो यूज किए जाते हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम जो यूज किया जाता है, जिसके अंडर जहाँ पे कंट्रोलर्स की जरूरत है या पीएलसीज की जरूरत है, वहां पे वो पर्टिकुलर पीएलसीज या कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं। तो दिस डीसीएस इज बेसिकली द कंप्लीट सिस्टम, राइट। दिस इज द DCS आर्किटेक्चर सिस्टम। तो अगर PLC और DCS की बात करें, तो व्हेन चूजिंग PLC और DCS फॉर प्रोसेस और एन एप्लीकेशन, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है कि आप किसके लिए उसको यूज करना चाहते हो, किस प्रोसेस के लिए यूज करना है, तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है, PLC की रिक्वायरमेंट है या DCS की रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोसेस है तो ऑब्वियसली PLC की रिक्वायरमेंट होगी, अगर एप्लीकेशन है तो DCS या PLC। प्रोसेस करना है या एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करनी है, एप्लीकेशन में PLC, प्रोसेस के लिए DCS यूज होगा। देन स्कैन टाइम क्या होगा उनका, PLC का कितना स्कैन टाइम होगा, DCS का कितना स्कैन टाइम होगा, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिडंडेंसी क्या है, RTU एंड LCU क्या है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हमें चेक करना है कि PLC हम चूज करें किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, या DCS को चूज करें, राइट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस और एप्लीकेशन का मतलब क्या है। अगर हम फैक्ट्री ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस क्या होगा, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक आइटम्स और थिंग्स। In this process there would be a lot of machines involved होंगी, and the items would be moved among these machines to have the final thing उनके बीच में, right। तो जो products produce हो रहे हैं in these industries, right, तो they would be a single product हो सकते हैं। the procedure जो है वो same होगा, which would be repeated over and over again, and such processes are called a simple batch processes। तो उन processes के लिए या batch processes के लिए जिसमें same तरीके की, similar तरीके की चीजें हम जनरेट कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें हम PLC चूज करेंगे। अगर हम बैच प्रोसेस, सिंपल बैच प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेस ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज की बात करें, तो प्रोसेस इन्वॉल्व्स, प्रोसेस का क्या मतलब होता है, प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल थ्रू केमिकल रिएक्शन से रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो डिपेंड्स अपॉन कि प्रोसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि उसमें PLC यूज होगा
या डीसीएस। तो फैक्ट्री ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर मशीन या दो पर्टिकुलर मशीन्स को एक चीज बनाने के लिए सिंपल बैच प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सिंगल तरीके से आप वो प्रोडक्ट जो है उसको बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसमें पीएलसी आपका काम कर जाएगा, उसमें कोई जरूरत नहीं है डीसीएस सिस्टम की। लेकिन हम प्रोसेस ऑटोमेशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, पहले रॉ मटेरियल को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसको प्रोसेस करना, फिर उसमें फिजिकल चेंजेस लेके आना, फिर उसमें एक नया और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना। फिर इस तरह का जो प्रोसेस है, द करंट प्रोसेस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है। और टू से वन और मोर प्रोसेसेस यूनाइट्स द आर पाइप टुगेदर, जो एक से ज्यादा प्रोसेस यूनिट्स हैं उनको अलाइन किया गया है, एक लाइन में उनको कनेक्ट किया गया है, या टर्न बाय टर्न उनकी टर्न आएगी उसके बाद उनका काम। और इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बैच प्रोसेसेस होते हैं, कि पहले एक चीज को केमिकल रिएक्शन देना, फिर उसको चेंज करना, फिर जो नई चीज आई है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, फिर वो नई चीज जो है वो प्रीवियस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, फिर उसको कंपेयर करना, उसको चेक करना, या मोर देन वन प्रोसेस यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा लगे हुए हैं, पाइप टुगेदर, दे आर पाइप टुगेदर, दे आर कनेक्टेड वन वन आफ्टर द अनदर, है ना। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बैच प्रोसेस बन जाता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स बैच प्रोसेस की बात करें तो उसमें हम डीसीएस सिस्टम जो है उसको यूज करते हैं, राइट। तो दैट मीन्स एक अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पीएलसी सिस्टम यूज होगा, और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स बैच प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें डीसीएस सिस्टम जो है उसको हम यूज करेंगे। इस तरह से आपकी चॉइस होगी। देन इज द स्कैन टाइम। तो अब पीएलसी जो है उसका स्कैन टाइम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज डिजाइन फॉर द हाई स्पीड एप्लीकेशन, जिसका जो स्कैन रेट है वो 10 मिली सेकेंड्स का या उससे कम है। तो इस क्विक स्कैन टाइम से जो पीएलसी है इसको हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए, involving the motion control, the control of motors, drives, where high scan rates are essential for the effective control of devices। ठीक है, तो इन सब चीजों में जब हाई स्कैन रिक्वायर्ड होता है तो उसमें हम पीएलसी यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी रेगुलेटरी एनालॉग लूप्स हैं प्रोसेस में, कैस्केडेड लूप्स हैं, रेशो लूप्स हैं, फीड फॉरवर्ड लूप्स हैं, एंड द रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो उनको इतना क्विक नहीं चाहिए, कि अगर आराम से भी वो काम कर लेगा तो इट्स ओके, राइट। तो स्कैन टाइम जो है अराउंड अगर 100 से 500 मिली सेकेंड्स के अराउंड रेंज में आता है। तो उस तरह के रेगुलेटरी प्रोसेसेस में जिसमें स्कैन टाइम लेस है देन द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, लाइक वॉल्स कुड बी डैमेज्ड क्विकली, अगर हम जल्दी उसको स्कैन कर लेंगे या जल्दी वो प्रोसेस हो जाएगा तो वो कंप्लीट अपना जो सिनेरियो है उसको पार नहीं कर पाएगा उतने टाइम पे, तो वो जल्दी खराब हो सकता है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो उस तरह की कंडीशंस में डीसीएस यूज करते हैं। वाइल प्रोग्रामिंग फॉर डीसीएस डिवाइस स्कैन टाइम कैन बी चोजन। तो स्कैन टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन जो पीएलसी है उसका स्कैन टाइम बहुत कम होता है, अराउंड 10 मिली सेकेंड्स, लेकिन जो डीसीएस सिस्टम है उसमें 100 से 500 मिली सेकेंड्स तक वो वेरी कर सकता है। देन इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट, सिमिलरली फिर दोबारा से अगर फैक्ट्री ऑटोमेशन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड जो होते हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, उनमें सम कुछ एनालॉग कंट्रोल सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, और वहाँ पे पीएलसी यूज करते हैं उसको हैंडल करने के लिए। अगर प्रोसेस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं प्रोडक्ट की, एंड दिस इज डन बाय कंट्रोलिंग द एनालॉग पैरामीटर्स। उनको कंट्रोल करके हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एटसेट्रा। एंड फॉर सच कंडीशंस डीसीएस इज अ चॉइस, सो बिकॉज इट इज डिजाइन टू हैंडल द लार्ज एनालॉग इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए इसको बनाया जाता है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट और आउटपुट आप क्या यूज करो, डिस्क्रीट या एनालॉग, कंप्लीटली डिस्क्रीट या कंप्लीटली एनालॉग, या पार्शियली डिस्क्रीट पार्शियली एनालॉग, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या यूज करोगे, आपका डीसीएस सिस्टम जो है उसको चूज करोगे या पीएलसी को चूज करोगे। Then after is the redundancy. Now, what do you mean by redundancy is this feature of the device comes into consideration based on the downtime effect in the industries. Redundancy क्या होता है? Redundancy means repetition, दोबारा से एक चीज को बार बार यूज करना, राइट। तो ये पिक्चर, ये सिनेरियो कब सामने आया कि जब कई बार डाउन टाइम इफेक्ट होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। डाउन टाइम मीन्स जब कोई प्रोसेस स्टॉप हो जाता है टू स्टार्ट द सेम प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ता है बार बार। दैट इज द डाउन टाइम इफेक्ट इन द इंडस्ट्रीज। कई बार एक प्रोसेस बंद हो जाता है, फिर उसको दोबारा शुरू करना पड़ता है, फिर अगर वो चलते चलते बाय चांस बंद हो गया तो वो सारा जो डेटा है उस टाइम पे बना हुआ वो सब लॉस हो जाएगा उसके अंदर, राइट। तो इन द डाउन टाइम रिजल्ट्स द लॉस ऑफ प्रोडक्शन विद एडिशनल कॉस्ट एंड नो डैमेज टू द प्रोसेस, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट इज लेस देन पीएलसी, देन द पीएलसी इज द चॉइस। तो अगर वो जो वैल्यू है
ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट जो है अगर वो लेस है तो PLC इज द चॉइस। तो लेकिन अगर इन सच केस द स्टार्टअप ऑफ द प्रोसेस इज इजियर कंपेयर टू द प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो मतलब डाउन टाइम मीन्स कि अगर आपका जो सिस्टम है वो बंद हो रहा है, बार बार स्टॉप हो रहा है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, एडिशनल कॉस्ट आ रही है, लेकिन प्रोसेस डैमेज नहीं हुआ है, मतलब जो बैकग्राउंड पे प्रोसेस काम कर रहा है वो सही है, लेकिन आपकी मशीन बार बार बंद हुई जा रही है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट जो है अगर उसकी लेस है तो PLC could be used over there so that कि उसको हम रिटेन कर सके, रिडंडेंसी उसमें प्रोवाइड कर सकेंगे कि एक बैकअप प्लान जो है वो उसके अंदर हम लोग भेज सके, राइट। तो स्टार्टअप प्रोसेस जो है वो इजियर हो जाता है कंपेयर टू द प्रोसेस इंडस्ट्रीज, राइट। देन आफ्टर इफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इज हाई, अगर वो प्रोडक्ट की वैल्यूज, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो PLC इज अ चॉइस। अगर उनकी वैल्यू ज्यादा है एंड इफ द डाउन टाइम विल नॉट कॉज only loss in production but also create dangerous and damaging conditions बिकॉज ऑफ कोई केमिकल एप्लीकेशन जो हम लोग उस प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं वो बार बार वो केमिकल यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई डैमेजिंग कंडीशंस भी ऑब्टेन हो सकती हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। तो उस पाइप्स को जो जिसमें से केमिकल्स पास हो रहे हैं, अगर बार बार कंटिन्यूसली रेगुलरली उसमें से केमिकल्स पास होंगे और उसमें टाइम गैप भी कम होगा तो जो पाइप्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं, तो उनको भी सॉलिडिफाई करना जरूरी है, राइट। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशंस हैं तो उसके अंदर DCS सिस्टम इज अ चॉइस। तो CPU रिडंडेंसी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रिडंडेंसी, कम्युनिकेशन लाइन, सर्वर रिडंडेंसी, किसी भी चीज का हम बैकअप जो है उसको रेडी कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। देन आफ्टर इज द RTU एंड LCU। RTU इज द रिमोट टर्मिनल यूनिट एंड LCU इज द लोकल कंट्रोल यूनिट। अब रिमोट टर्मिनल यूनिट क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कम्युनिकेशन इंटरफेस है जो कि प्रोसेस और कंट्रोलर के बीच में काम करता है। जो RTU डिवाइस है इट वुड बी एट द रिमोट लोकेशन, वो रिमोट लोकेशन पे होगा एंड वुड बी कंटेनिंग द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। और वो क्या कंटेन करेगा? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कंटेन करेगा। द प्रोसेस डेटा वुड बी रिसीव्ड बाय दीज मॉड्यूल्स। तो ये मॉड्यूल्स क्या करेंगे? जो प्रोसेस डेटा है उसे रिसीव करेंगे और कंट्रोलर को सेंड करेंगे थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो मतलब कि जो RTU डिवाइस है वो एक रिमोट लोकेशन पे जो है वो लगा हुआ है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, आपके नजदीक नहीं है, कहीं भी दूर हो सकता है, और उसके अंदर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं। तो प्रोसेस डेटा जो है वो इन मॉड्यूल्स के थ्रू उसमें रिसीव होगा और फिर उसको कंट्रोलर के थ्रू, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू कंट्रोलर को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो ये होगा रिमोट टर्मिनल यूनिट, कि कहीं किसी और जगह के ऊपर वो टर्मिनल जो यूनिट है वो लगा हुआ है। अगर हम लोकल कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं तो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ये जो मास्टर DCS कंट्रोलर है उसके साथ कम्युनिकेट बना के रखता है व्हेन द डेटा इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द LCU यूनिट। तो जब लोकल कंट्रोल यूनिट में कोई भी डेटा, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है और उसमें से अगर कोई भी डेटा चाहिए कंट्रोलर को या मास्टर DCS कंट्रोलर को, तो LCU जो है उसके साथ कम्युनिकेट करता है और वो विद इन द DCS सिस्टम ही प्रेजेंट होता है, लोकल कंट्रोल यूनिट। लेकिन जो रिमोट टर्मिनल यूनिट है इट कुड बी समवेयर एल्स ऑल्सो, तो कहीं और भी हो सकता है, तभी इसी को इसको रिमोट बोलते हैं। जैसे हम सिंपल टीवी का रिमोट यूज करते हैं तो दैट मीन्स कि आपको टीवी को टच करने की जरूरत नहीं है, आप किसी रिमोट लोकेशन से, दूर से भी उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। सिमिलर इज दिस थिंग रिमोट टर्मिनल यूनिट, कि किसी डिफरेंट लोकेशन से, कहीं से दूर से, जहाँ पे आपका रेंज जहाँ तक पहुंच रही है वहां से अगर आप अपने सिग्नल को, अपने डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ DCS सिस्टम और रिमोट टर्मिनल यूनिट। Okay, so this was all about now. In the next lecture we will discuss about the next thing, that PLC versus DCS किस तरह से वर्क करता है, right? और कहाँ किस किस सिस्टम में, वैसे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि PLC कहाँ यूज़ करना है, DCS कहाँ यूज़ करना है, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं पर्टिकुलर जहाँ पे PLC और जहाँ पे DCS सिस्टम्स जो है उनको यूटिलाइज करना है। So this was all about the architecture of the main architecture block diagram of the DCS system. I wish it is all clear to you all. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye-bye.